चलिए ध्यान दीजिए। इक्विलिब्रियम ऑफ अ पार्टिकल 4.4 a system comma object not comma or a particle is said to be in equilibrium। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम बोलना जरूरी है। इक्विलिब्रियम कई टाइप के होते हैं। इन मैकेनिकल इक्विलिब्रियम if the net force or torque experienced by the object or system is जीरो। तो हम कहते हैं एक सिस्टम मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में है जब उस पे लगने वाला सारे फोर्सेस का सम या उस पे लगने वाला टॉर्क का सम क्या होगा, जीरो होगा। मैं इसको आप ऐसा लिखेंगे, दैट इज समेशन एफ इक्वल्स टू जीरो और समेशन टॉ इक्वल्स टू जीरो। तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग कहते हैं कि आपका बेटा सिस्टम क्या है, इक्विलिब्रियम में। वैसे जब समेशन एफ इक्वल्स टू जीरो होता है यानी चारों तरफ से लगने वाला फोर्स उसका बैलेंस होता है, इसे हम ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम कहते हैं। और जब आपके बॉडी पे लगने वाले चारों तरफ से टॉर्क, टॉर्क मतलब किसी भी चीज को गोल घुमाने के लिए टॉर्क लगता है, जब चारों तरफ से टॉर्क उसका बैलेंस होता है तो हम लोग इसे कहते हैं रोटेशनल इक्विलिब्रियम। मगर फिलहाल इस चैप्टर में हम लोग अभी सिर्फ फोकस करने वाले हैं ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। ठीक है, रोटेशनल इक्विलिब्रियम हम सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन चैप्टर में कभी ना कभी पढ़ेंगे। ठीक है, ओके। अब उसमें क्या होता है, जब भी कोई सिस्टम इक्विलिब्रियम में होता है, हम यहां देखते हैं कि उस पर मल्टीपल फोर्सेस लग रहे हैं, बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं, फिर भी सिस्टम इक्विलिब्रियम है ना। फोर्सेस बहुत सारे हैं मगर सिस्टम फिर भी क्या है, इक्विलिब्रियम। मतलब सारे फोर्सेस कैसे हैं, बैलेंस्ड है। फिर हमें क्या कहा जाता है कि दो तीन में से या चार पांच में से कोई एक फोर्स की वैल्यू निकालो या दो फोर्सेस की वैल्यू निकालो, बाकी फोर्सेस की वैल्यू हमें दी रहती। तो इस सिस्टम में या इस मेथड में जब हम किसी एक फोर्स की वैल्यू निकालते हैं तो उसे कैलकुलेट करने का जो तरीका होता है हमारा, वो दो मेथड पर बेस्ड होता है। एक मेथड वन, रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस इनटू कंपोनेंट्स, और मेथड टू है लेमिस थ्योरम। चलो देखते हैं वन बाय वन। मेथड वन, इवेल्युएशन ऑफ फोर्सेस। मेथड वन, in this forces, in this method, the junction of force is considered as origin of coordinate system, and all the forces are marked accordingly. The force
lying in certain plane is then resolved into components, is then resolved into components. Then we balance the forces of respective axis, that is summation fx equals to 0 and summation fy equals to 0. बेटा ये मेथड में होता क्या है? ये मेथड में ये होता है कि आप देखते हैं कि एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे कितने फोर्सेस लग रहे हैं. अब अगर उन किसी जगह पे आपको फोर्सेस का जंक्शन नजर आता है, बेटा आप मेरी बातों पे ध्यान दो, लिखना बाद में. कहीं हमें फोर्सेस का क्या नजर आता है बेटा? जंक्शन. मतलब हमको नजर आ रहा है कि इसी पॉइंट से 2-3 फोर्सेस बाहर निकले हुए. तो उस जंक्शन को मैं एक ओरिजिन की तरह बिहेव करूंगा और एक कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ करूंगा, फोर्सेस का प्रॉपर डायरेक्शन बताऊंगा. उसमें से अगर कोई फोर्स ऐसा आता है जो प्लेन में आता है, प्लेन में आता है मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के बीच में, एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस के बीच, यानी कोई भी दो एक्सिस के बीच में आता है, तो ऐसे फोर्स को आप दो कंपोनेंट्स में बांटते हैं. फिर उसके बाद कंपोनेंट्स में बांटने के बाद क्या करते हैं, आप बैलेंस करते हैं रिस्पेक्टिव फोर्सेस ऑन द एक्सिस. यानी कैसे बैलेंस करेंगे? सभी फोर्सेस एक्टिंग अलोंग एक्स एक्सिस को आप सम अप करेंगे और उसे 0 से इक्वेट करेंगे. फिर आप सभी फोर्सेस एक्टिंग अलोंग वाई एक्सिस को सम अप करेंगे और फिर उसको 0 से इक्वेट करेंगे. बहुत आसान है, जब एग्जांपल देखेंगे तो समझ में आ जाएगा क्लियरली. बहुत आसान है. फिर मेथड सेकंड क्या होता है बेटा? मेथड सेकंड ऑल्सो नोन एज लैमीज थ्योरम. इसको हम लोग क्या नाम से जानते हैं बेटा? लैमीज थ्योरम. When three coplanar forces are acting in a plane, then जब तीन कोप्लेनर फोर्सेस आर एक्टिंग इन अ प्लेन, देन इस तरह से देखो मेरे पास कुछ कुल मिला के 3 फोर्सेस है, वेक्टर F1, वेक्टर F2, वेक्टर F3. F1 के सामने वाला एंगल अल्फा, F2 के सामने वाला एंगल बीटा, F3 के सामने वाला एंगल गैमा. तो देन मैं यहां लिख सकता हूं फॉर्मूला F1 अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल टू F2 अपॉन साइन बीटा इज इक्वल टू F3 अपॉन साइन गैमा. F1 अपॉन साइन अल्फा, F1 के सामने फिर एंगल कौन सा है बेटा? अल्फा. F1 अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल टू F2 अपॉन साइन बीटा, F3 अपॉन साइन गैमा. तो आप इस तरह से ये फोर्स का फॉर्मूला लगा सकते हैं. बट एक प्रॉब्लम है, ये लॉ सिर्फ तभी लागू है जब वहां पर 3 फोर्सेस है. जहां 2 फोर्सेस है, जहां 4 फोर्सेस है, वहां पर ये लॉ लागू नहीं हो पाता. दूसरा है कि ये कोप्लेनर होना चाहिए, एक ही प्लेन में. मतलब एक फोर्स F1 ऐसा है, F2 ऐसा है. अगर F3 ऐसा निकल गया तो फिर ये फोर्स लागू नहीं हो पाएगा, ये रूल वहां पर लागू नहीं हो पाता है. ठीक है, तो अभी लिखो. जब आप एग्जाम्पल सॉल्व करके देखेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि दोनों मेथड्स का यूज कैसे किया जाता है. ठीक, लिख लो फटाफट. तो बेटा सामने आपके एक क्वेश्चन है. पहला, एक ब्लॉक है जिसका मास 2 किलो है और उसे लटकाया गया है 2 स्प्रिंग के मदद से. स्प्रिंग का मास कुछ भी नहीं है, इट इज मासलेस. और ऊपर और लोअर वाले स्प्रिंग बैलेंस में, तराजू में क्या रीडिंग बताएगा? तो पहला कहता ऑप्शन, ऊपर वाले में 0, नीचे वाले में 20 का वजन बताएगा. 10 और 10 का वजन बताएगा. 10 का और 20 का बताएगा, 20-20 बताएगा. और नीचे एक्चुअल में मास कितना लटका हुआ है? 20 किलो का. आप बताइए क्या होगा? हाँ, कौन सा ऑप्शन सही लगता है आपको? बेटा थ्योरी पढ़ा करो, थ्योरी पढ़ा करो.
ये थ्योरी नहीं, स्टार्टिंग की थ्योरी पढ़ा है ना इंट्रोडक्शन में। हाँ, जाओ वापस जाओ, जरा इंट्रोडक्शन में जाओ, जाओ जरा, क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्सेस देखो। ठीक है, उसमें स्प्रिंग वाला केस देखो, स्प्रिंग या स्ट्रिंग वाला केस, पलटा पलटा पलटा। अच्छा स्प्रिंग है, स्ट्रिंग वाला हूँ, स्ट्रिंग धागा। धागे में क्या बताया हुआ है कि टेंशन इन द स्ट्रिंग जो है थ्रू आउट द लेंथ कैसा रहता है, यूनिफॉर्म होता है। ये बताया था ना मैंने, थ्रू आउट द लेंथ टेंशन इन द स्ट्रिंग कैसा होगा, यूनिफॉर्म। अगर स्ट्रिंग कैसा हो, मासलेस हो। और आपको याद होगा स्प्रिंग मैंने पढ़ाते वक्त बोला था कि बिल्कुल टेंशन जैसा ही है, बिल्कुल उसके जैसा ही है, स्ट्रिंग के जैसा ही है। तो जैसे कि आपके धागे में टेंशन होता है, यहाँ पर रिस्टोरिंग फोर्स होता है। तो थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग रिस्टोरिंग फोर्स कैसा होता है, कांस्टेंट होता है। अगर स्प्रिंग कैसा हो, मासलेस हो। मुझे बताओ स्प्रिंग मासलेस है? जी हाँ है, लिखा हुआ है, निग्लिजिबल मास दिख रहा है आपको। तो स्प्रिंग मासलेस है, मतलब आपके पूरे नीचे से लेके ऊपर तक टेंशन बोलो स्प्रिंग बोलो वो सब कैसा रहेगा, सेम। तो बोले वो किसके बराबर रहेगा, तो वो कितने वजन को बैलेंस कर रहा है, 20 किलो को। तो हर एक जगह पे आपको वैल्यू क्या क्या बताएगा, वो 20 किलो 20 किलो। हाँ, अगर ये मान लो कि ये 10 किलो का होता है, ये बस है ना 10 10 किलो का अगर स्प्रिंग होता मान लो, तो ये 30 बताता, ये 20 बताता। बात समझ रहे क्या? एक एक पूरा 10 10 किलो का होता, तो इसके नीचे कितना वजन लटका होता, 30 किलो। और इसके नीचे कितना वजन लटका होता, 20 किलो। तो फिर ये 10 और 20 बताता था, समझे ना। मगर ये मासलेस है तो आपका थ्रू आउट टेंशन सेम रहेगा, स्प्रिंग के रिस्टोरिंग फोर्स सेम रहेगा, एंड दैट विल बी 20 20, यानी कि लास्ट ऑप्शन। ठीक है, देखो तो मैं यहां लिखूंगा, इसको प्रॉपर तरीके से लिखूंगा। देखो सॉल्यूशन को ऐसा लिखूंगा प्रॉपर तरीके से, सिंस द स्प्रिंग इज massless, the tension will be same throughout the length। टेंशन सेम रहेगा थ्रू आउट द लेंथ, फुल स्टॉप। Therefore each spring will give a reading of 20 किलोग्राम। हर स्प्रिंग जो है आपको 20 किलोग्राम का रीडिंग देगा। आई बात समझ में? ठीक है, देख लो। तो जो मैंने आपको मेथड्स दिखाया था उस पे बेस्ड ये क्वेश्चन आया आपके सामने। और देखो ये प्रॉब्लम को मैं दोनों मेथड से सॉल्व करके दिखाऊंगा। आप बताओ फोर्सेस का जंक्शन किधर आपको नजर आ रहा है, कहाँ है? जहां पर जंक्शन है तो मैं बता देता हूं आपको खुद ही, जहां पर नॉट होगा। कौन सा नॉट बोल रहा भाई? भाई के एनओटी नॉट। नॉट मतलब क्या होता है, गार्ड। तुमको कहाँ लगता है कहाँ गार्ड बांधी हुई है? पी पे। तो जहां ये पी पे आप देख सकते हैं 2 3 रस्सी यहाँ पर बंधी हुई, तो ये जंक्शन कहलाएगा। सारे फोर्सेस यहीं से जनरेट होंगे। तो जैसे कि मैंने कहा था कि पहला मेथड 1 जो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर फोर्सेस इनटू टू कंपोनेंट्स वाला मेथड है, हम वो करके देखेंगे। तो सॉल्यूशन, लेट्स गो फॉर मेथड 1। मेथड 1, मेथड 1 में मैं कैसे यूज करता हूं वो देखो। जहां पर नॉट है उसे ओरिजिन मान के कोऑर्डिनेट सिस्टम में बनाऊंगा। ठीक है, जैसे ये पॉइंट पी। ठीक है बेटा, अब देखो टेंशन T1 गया है। इस टेंशन को कोई नाम दिया नहीं है, मैं दे देता हूं T2, है ना। इस रस्सी में जो फोर्स पैदा होगा, क्योंकि देखो ना आप, रस्सी का जब भी देखो वजन ऐसा नीचे लटक रहा है, तो रस्सी को क्या फील होगा, इधर के सभी के पार्टिकल्स को क्या फील होगा रस्सी के, कि कुछ तो भी मुझे इधर खींच रहा है फोर्स से। तो ये पार्टिकल्स भी न्यूटन थर्ड लॉ के तहत क्या करेंगे, उसको ऑपोजिट डायरेक्शन में खींचेंगे, है ना। और यहां पर टेंशन T2 इस तरह से बन जाता है ना। मुझे ये पॉइंट पी पे चाहिए, तो पॉइंट पी को लगेगा ऐसा, पॉइंट पी को ऐसा लगेगा कि कोई मुझे ऐसा खींच रहा है पीछे की तरफ, है ना। तो भाई ठीक है, पानी देना, ठंडा है क्या?
इसे ठंडा बोलते हैं। तो खैर ठीक है, तो वही ठीक है, इसको मैंने ओरिजिन मानते हुए बनाया। अब मैं क्या करूंगा, सभी फोर्सेस के प्रॉपर डायरेक्शन के साथ डायग्राम बनाऊंगा। जैसा टेंशन T1, तो मैंने कहा कि देखो ये टेंशन T1 है। ओके, अल्टरनेट एंगल थ्योरम के तहत अगर ये एंगल 30 डिग्री है तो तुमको नहीं लगता ये भी एंगल 30 डिग्री होगा? तो एज अ रिजल्ट ये एंगल क्या हो जाएगा, 30 डिग्री। अच्छा, अब पॉइंट P को एक फोर्स इधर फील हो रहा है, T2 की तरफ, T2 इस तरफ, तो नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ आया T2। अच्छा, और तीसरा फोर्स कौन सा है? वेट है ना, वेट तीसरा फोर्स है, वो नीचे की तरफ है, ये हो गया नीचे की तरफ। देखो T2 और mg तो सीधा एक्सिस पर है, T2 और mg सीधा एक्सिस पर है, बट एज यू कैन सी T1 जो है इट इज लाइंग इन अ सर्टेन प्लेन, ना ही वो एक्स पर है ना ही वो प्योरली वाई पे, इट इज लाइंग इन बिटवीन दैम। क्या होगा फिर उसका, क्या करेंगे? वेरी गुड, तो उसका हम लोग लेंगे कंपोनेंट्स। तो T1 को दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करो। एक्स एक्सिस वाला क्या होगा बेटा, एनी आइडिया? T1 cos 30, तो वाई एक्सिस वाला क्या हो जाएगा, T1 sin 30, तो T1 sin 30 ये हो जाएगा वाई एक्सिस वाला। अब करने के वाले हैं, जिसने कहा था कि समेशन एफ एक्स जीरो करना, टोटल फोर्सेस एक्टिंग अलोंग एक्स एक्सिस कितना है, बोले एक्स एक्सिस पे पॉजिटिव एक्स में कितना है, T1 जगह चाहिए मुझे, हाँ, T1 cos 30 माइनस T2, बोले माइनस T2 क्यों, वो नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्सेस उसको अपोज कर रहा है ना वो, तो टोटल फोर्स एक्टिंग अलोंग एक्स एक्सिस T1 cos 30 माइनस T2 इक्वल्स टू 0। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, T1 cos 30 इक्वल्स टू T2। दिस विल बी गिवन एज इक्वेशन नंबर 1। आई बात समझ में? ठीक है, अब अगली बार हम लोग ऐसा लिख के नहीं करेंगे, ये सिर्फ एक स्टेप था, वो बताना जरूरी था कि आप टोटल फोर्स एक्टिंग अलोंग एक्स एक्सिस को इसको क्या करते हैं, जीरो से इक्वेट करते हैं। अगली बार मैं क्या करूंगा, डायरेक्ट राइट और लेफ्ट के फोर्सेस को इक्वेट कर डालूंगा, ठीक है ना। और दूसरा समेशन एफ ऑफ वाई क्या होगा बेटा, ऊपर कितना फोर्स है, T1 sin 30 माइनस mg इक्वल्स टू 0। देखो मैं यहां लिख सकता हूं T1 sin 30 इक्वल्स टू mg, ठीक है। अच्छा, हमसे क्या पूछा गया बेटा, इसकी वैल्यू पूछी गई थी, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिंग में जो टेंशन है, मतलब T2 की वैल्यू पूछी गई थी। अब इक्वेशन 1 को देखो, अगर तुमको T2 चाहिए तो उसके लिए पहले क्या निकालना पड़ेगा, T1, और T1 यहां से निकल जाएगा इन टर्म्स ऑफ mg, तो मैं बोलूंगा साइन 30 कितना होता है भाई, 1/2 होता है, इक्वल्स टू mg। फिर 2 को उधर भेजो, therefore T1 इक्वल्स टू 2mg, तो T1 की वैल्यू आ गई 2mg, है ना, ये T1 की वैल्यू आ गई। अब डालो इक्वेशन नंबर 1 में, therefore फ्रॉम 1 T1 की वैल्यू है 2mg मल्टीप्लाई बाय cos 30 √3/2 इक्वल्स टू T2। T2 कैंसिल, 2 कैंसिल हो जाएगा, है ना, T2 का वो कैंसिल होगा भैया, कोई तो निकालना है, बचा गया फिर बेटा आपका √3mg, एंड दैट्स योर आंसर। आ गया समझ, है ना, हमारा फाइनल आंसर आ गया। अब ये मेथड 1 था, रिजोल्यूशन वेक्टर्स इनटू कंपोनेंट्स वाला। अब आता है मेथड सेकंड, जिसको हम लोग कहते हैं लैमिस थ्योरम, मेथड 2, लैमिस थ्योरम। अब लैमिस थ्योरम कैसे करेंगे अपन यूज, देखो ये नॉट है, उसको इस तरफ फोर्स कितना लगा बेटा, T1, इस तरफ फोर्स कितना लगा, T2, और नीचे की तरफ फोर्स कितना लग रहा है बेटा, mg। ओके,
30 डिग्री। ओके, अब क्या करेंगे हम लोग? देखो ये 30 डिग्री होगा तो लाजमी है कि ये क्या होगा, 60 डिग्री होगा। अब लेमिस थ्योरम का इस्तेमाल करो, है ना। T1 और उसके सामने वाला एंगल, उसके सामने वाला एंगल कितना बेटा, 90 डिग्री। तो T1 अपॉन साइन 90, वही था ना वो, F1 अपॉन साइन अल्फा, F2 अपॉन साइन बीटा, F3 अपॉन साइन गैमा। तो T1 अपॉन साइन 90, तो T1 अपॉन साइन 90 इक्वल्स टू T2 अपॉन, जरा आप बताएंगे T2 के अपॉन में या उसके सामने कितना एंगल है? 90 है, 120, करेक्ट। 180 को 120 ना लिखते हुए आप उसको एक काम करो, 90 प्लस 30 लिखो, है ना, वो फायदे में रहोगे इससे। 120 डिग्री भी तो लिखे तो भी चलता, मसला नहीं है, मगर इसको आप ऐसा लिखेंगे, साइन ऑफ 90 प्लस 30। अब आधे लोग सोच रहे होंगे कैसे आया ये, भैया देखो यहां से यहां 90 है और ये क्या है 30 डिग्री, ये mg है या T1, इसको मत समझो, ये फोर्स नहीं है, ये फोर्स की लाइन है क्या, नहीं, ये सिर्फ एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। मैं बोलूंगा ये T2 के सामने यहां से लेकर यहां तक एंगल है, ये 90 डिग्री होगा और ये 30 डिग्री होगा, तो 90 प्लस 30। अच्छा, mg के सामने क्या आएगा बेटा, साइन ऑफ 90 प्लस 60, ठीक है। अब देखो, तो मैं यहां इसको ऐसा लिख सकता हूं, T1 अपॉन साइन 90, T2 अपॉन कॉस 30, mg अपॉन कॉस 60। मेरा टारगेट कौन है, T1 है कि T2 है? T2, सिर्फ T2 निकालना है। अगर मुझे T1 निकालने को कहा जाता तो मैं इसको और इसको इक्वेट कर डालता, क्योंकि तीनों आपस में इक्वल है ना, कोई भी दो जोड़ी बना सकते हैं अपन, तो इसको और इसको इक्वेट कर डालता, मगर नहीं, T1 तो पूछा ही नहीं, फिलहाल क्या पूछा है, T2। चलो इन दोनों को जोड़ी बनाते हैं अपन और इन दोनों को इक्वेट करते हैं, तो मैं यहां लिख सकता हूं, देयरफॉर T2 cos 30 होता है √3/2, √3/2, mg cos 60 होता है बेटा 1/2। ये 2 डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में है, ये 2 भी डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में, ये दोनों 2 क्या हो जाएंगे, कैंसिल, और √3 जाके इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। Therefore, T2 इज इक्वल्स टू क्या बचेगा बेटा, √3 mg। आई बात समझ में आपको, ठीक है। तो T2 इज इक्वल्स टू √3 mg, वही आंसर है। अब कुछ लोगों को शायद वो आसान लगे और कुछ लोगों को शायद ये आसान लगे, है ना, कोई भी आपको जो मेथड अच्छा लगे आप उससे एग्जाम में सॉल्व कर सकते हो। हाँ, मगर जैसे मैंने कहा ये मेथड हर जगह लागू नहीं है, 4 फोर्सेस आ जाएंगे तो वहां पर लेमिस थ्योरम नहीं चल पाएगा फिर, ठीक है ना। देखो, तो आप देखते हैं ये वाले प्रॉब्लम में क्या रहेगा आंसर। मैं तो कोई एक ही मेथड से सॉल्व करूंगा, मैं एक काम करता हूं, ये वाला रिजोल्यूशन से सॉल्व कर लेता हूं, आपने लेमिस से ट्राई कर लेना, आपको आसान जाएगा, लेमिस आसान है इसमें। देखो भैया, यहां पर मान लो टेंशन T1 डेवलप हुआ, यहां पर मान लो टेंशन T2 डेवलप हुआ, यहां तो फोर्स वेट W डेवलप हो ही गया है, तो इसको ध्यान में रखते हुए एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाओ सबसे पहले तो। हाँ जी, बना लेती भाई, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाए, ये जो पॉइंट P है इसको ओरिजिन पे डालेंगे, T1 इधर आएगा, T2 इधर आएगा, W इधर आएगा, ये एंगल है 45 डिग्री, तो ये हो जाएगा T2 cos 45 और ये हो जाएगा T2 sin 45, ठीक है। तो हमको मेन क्या निकालना था, W, तो भाई आप क्या करो, y एक्सिस की फोर्सेस को इक्वेट करो, तो W इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, T2 cos 45, ओके, जिसको हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा, T2 cos 45 क्या होता है बेटा, 1/√2, ठीक है। चलो मान लिया, इक्वेशन नंबर 1। अब x एक्सिस के फोर्सेस को इक्वेट करो, तो T2 sin 45 इज इक्वल्स टू T1। मैं क्यों कर रहा हूं एक्स एक्सिस की फोर्सेस को इक्वेट को, क्योंकि मेरे पास T1 की वैल्यू है 30 न्यूटन,
बोला है ना उसने हॉरिजॉन्टल स्ट्रिंग में टेंशन हुआ है। T2 sin 45 is how much 1/√2। T1 is how much 30, बाद में डालेंगे मैं, T1 नीचे करो, एक काम करो, तो ये हो जाएगा T2 इज इक्वल्स टू √2 टाइम्स ऑफ T1। चलो ठीक है, देयरफॉर फ्रॉम 1 इक्वेशन नंबर 1, तो इक्वेशन नंबर 1 में T2 की वैल्यू डालो, W इज इक्वल्स टू √2 टाइम्स ऑफ T1 मल्टीप्लाई बाय 1/√2, √2 कैंसर, W इक्वल्स टू T1, यानी कि वही क्या आएगा 30 न्यूटन। जो टेंशन स्ट्रिंग की वैल्यू है वही आएगी आपकी, है ना। और एक शॉर्ट हो सकता था T2, अगर आपको मालूम होता कि cos 45 और sin 45 की वैल्यू सेम आती है तो आप यहीं से इक्वेट कर सकते थे उसको, है ना। T2 cos 45, T2 sin 45 सेम आता है, तो W इक्वल्स टू T1। आप कितनी फास्ट सॉल्व कर सकते हो वो आपके नॉलेज और प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है, और ये दोनों डेवलप होंगे सिर्फ विथ प्रैक्टिस। देखो फास्ट